हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि झारखंड बोर्ड के पाँच पाँच सेट जारी कर दिए हैं कक्षा 9, 10th और 11th और 12th के लिए। आज हम लोग, अगर यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑफिशियली पाँचों सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बहुत को समझ में नहीं आता तो वीडियो का जो टाइटल है सोल्यूशन 2022 लिखा, वहाँ आप क्लिक करिएगा। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अभी आपको हम मॉडल सेट कक्षा 10वीं के प्रथम सेट विज्ञान को हल करने वाले हैं। सेट 1 को हल करने वाले हैं विज्ञान का, कक्षा 10वीं के। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा बर्तन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन से संबंध पाए जाते हैं? तो कौन सा संबंध पाया जाता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ए नंबर है R=F/2, बी नंबर है F=R/2, सी नंबर है R=F, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि F क्या है? R/2 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 3 में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कि अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलती है, परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन ए है आवर्ती, बी है वेग, सी है तरंगदैर्घ्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि ए आवर्ती प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में भौतिक राशि, ये जो है आवर्ती भौतिक राशि, ये परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है इसमें, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद। अवतल दर्पण इस तरह होता है, इसमें बोला ये वक्रता केंद्र मान लें। तो जब कोई भी किरण इससे परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद ये फोकस पर मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पर, एफ पर मिलती है। कहाँ से गुजरती है? ये फोकस से गुजरती है। तो क्या इसका आंसर होगा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? एफ से। तो ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। जब कहीं भी रखिए उसका आकार हमेशा बड़ा ही हमेशा बराबर बनेगा, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही आकार बनेगा उसका, यानी कि बराबर बनेगा और सीधा रहेगा। तो उत्तल दर्पण में तो ऐसा हो नहीं सकता, अवतल दर्पण में भी संभव नहीं है। लेकिन एक ऐसा दर्पण है समतल, जिसमें वस्तु को कहीं भी आप रखिए उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और उसी के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? कितने आसान प्रश्न दे दिए हैं इसमें। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और परावर्तन का भी कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग क्या जाने, वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है R/2। आर यहाँ कितनी है? 50 है। 50/2 यानी कि 50 का आधा कितना होगा? आप जान रहे हैं कितना होगा? एक कट के हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 होगा। ऑप्शन नंबर सी 25। तो ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम, प्रश्न 8 को। तो इसमें 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी इसमें दे दिया गया है, कितना है? 1 मीटर है। फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर है। तो आपको निकालना क्या? लेंस की क्षमता। क्षमता पी बराबर क्या होता है?
P बराबर होता है 1/F। और ऐप का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, यानी कि 1 मीटर है, तो वह कट के कितना आ जाएगा, 1 डायप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 डायप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, हमेशा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसको ध्यान में रखना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें न्यूनतम होता है, ए नंबर निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो किसमें होगा, जल में होगा, क्योंकि जल में न्यूनतम होता है, अधिकतम किसमें होता है, अधिकतम सर्वाधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक। तो जल में क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका क्या दे दिया गया है आपको, क्षमता दे दिया गया है, यानी कि हम लोग जानते थे सूत्र, क्या जानते थे, P बराबर 1/F होता था। इसमें P दे दिया गया है, P कितना दिया है, 4 दिया है, और 1/F, यानी कि F बराबर कितना होगा, एक F बराबर प्राप्त होगा हमें 1/4, यानी कि इसका अगर यदि हम सोल्यूशन करें तो प्राप्त होगा 0.25 होगा, इतना मीटर प्राप्त होगा। और इसी को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न में किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता निकालने बोल दिया। फोकस दूरी कितना दे दिया गया है इसमें, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में तो नहीं रहना चाहिए कभी भी, जब कभी हम लोग क्षमता निकालते, क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है 1/F। जब भी कभी फोकस दूरी हम कहते हैं क्षमता निकालते हैं, फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, हमेशा मीटर में होनी चाहिए। इसमें क्या दे दिया गया है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को पहले किस में बदल लेंगे, मीटर में। 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 50 बटे कर देंगे 100, ये हो जाएगा मीटर, यानी कि 1/2 मीटर होगा। कितना होगा, 1/2 मीटर। तो P बराबर लिखेंगे यहाँ हम लोग 1/2, 1/2। तो इसका प्राप्त हो जाएगा P बराबर कितना हमें, 2 डायप्टर प्राप्त होगा। कितना होगा, 2 डायप्टर प्राप्त होगा, यानी कि इसकी कितनी लेंस की क्षमता होगी, 2 डायप्टर होगी। कितना होगी, 2 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखें। तो अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, किसमें होगा, ए कांच में, बी पानी में, सी हवा में, या फिर डी निर्वात में। सर्वाधिक किसमें होता है प्रकाश का वेग, निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, दिए गए प्रकरण में कौन ऊष्माक्षेपी है, ए श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी संवहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, बाहर निकलता है ऊष्मा, और जिसमें ऊष्मा अंदर ले उसको ज़रूरत पड़े उस अभिक्रिया के लिए, तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन से गैस डाली जाती है उस पैकेट में, चिप्स की पैकेट, यानी कि वही चिप्स कुरकुरे लेज वगैरह में, उसको विकृत गंधिता खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है उसमें, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस डाली जाती है इसमें, इसमें डाली जाती है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का उसमें जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये जो पदार्थ है ZNO, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर आके नहीं जुड़ा, इससे तो हट गया, जिससे हट जाता है उसको कहते हैं अपचयन, और जिसमें जुड़ता है उसको
उपचयन। देखिए सी, ये कार्बन जो है इसमें आके क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो उपचयन किसका हुआ है, कार्बन का हुआ ना, किसका उपचयन हुआ, कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन होगा इसमें उपचयन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आप अच्छा संतुलित सबको कर करके देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट निकलेगा, यही संतुलित है, इधर कोई भी संतुलित आपको नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है, दिए गए चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है, Pb प्लस CuCl2 या एरो PbCl2 प्लस Cu। तो इसमें देखिए आप, ये Cu को विस्थापित कर दे रहा है, इसके जगह क्या आ रहा है, Pb आ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लिटमस, ऑप्शन सी चाइना रोज, ऑप्शन डी प्याज। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्याज होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहता है, इसको याद रखिएगा आप। विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही होता है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है। सूत्र होता है CaOCl2। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन ए, या फिर बी वियोजन, सी द्विविस्थापन, या फिर डी विस्थापन। तो इसमें चित्र को देखेंगे ध्यान से, तो एक मग दिया गया, मग में क्या है, पानी और बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी उसमें दिया जा रहा है। तो H2O को उसमें तोड़ने का काम हो रहा है। जब भी कुछ टूटे यानी कि वियोजित हो तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि डी ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अब 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, तनुकरण प्रक्रिया में होता है। तनुकरण जब भी किया जाता है तो क्या किया जाता है, अम्ल या क्षार की क्या की जाती है, प्रबलता को घटाया जाता है, उसकी शक्ति को कमजोर किया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी करते हैं। और सांद्रण करना क्या होता है, सांद्रण करने प्रक्रिया में क्या होता है, उसको और अधिक मजबूत बनाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन और OH आयन का सांद्रता में क्या होता है, तभी वृद्धि होता है। और तनुकरण मतलब होता है उसको क्या करना, कमजोर करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, AgBr, ये Ag+Br एरो H2O एरो H2 + O2, या फिर सी ऑप्शन CO3 एरो CaO + CO2, या फिर डी ऑप्शन 2Cu + O2 एरो CuO। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किस अंग से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो अपना भोजन कुटपात की सहायता से ग्रहण करता है। किसकी सहायता से करता है, कुटपात की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है 28वें प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है। ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी श्लेष्मा, सी पेप्सिन, डी पित्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर, पित्त करता है। कौन करता है, पित्त करता है।
अब उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ए अमरबेल, बी कवक, सी अमीबा, डी आम। तो डी आम जो है ये स्वपोषी पोषण होता है। इसमें किसको करेक्ट होगा? ये ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट इसमें। उसके बाद 30वां प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में? तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है 31वें प्रश्न में श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को ही श्वसन वर्णक कहा जाता है, यानी कि श्वसन सांस उससे लिया जाता है पौधों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ए वायुकुपिका, बी वृक्क, सी वृक्काणु, डी कोशिका गुच्छ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि वृक्काणु ही है जो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 33वें प्रश्न। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर, वृक्क की जब क्रियाशीलता कम हो जाता तो 33वें प्रश्न में है वृक्क की, यानी कि वृक्क का अंग्रेजी क्या होता है? किडनी। किडनी की जब क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को बाहर शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए मूत्र का बनना, बी अपोहन, सी विसरण, या फिर डी पुनर्अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट होगा। अपोहन कहलाता है वह, जिसको अंग्रेजी से डायलिसिस भी कहते हैं। अब चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है जनन की मूल घटना क्या है? ए युग्मक का बनना, बी युग्मनज का बनना, सी डीएनए की प्रकृति बनना, डी भ्रूण का बनना। इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी होगा। डीएनए की जनन की मूल घटना होती है क्या? डीएनए की प्रतिकृति बनना होता है। अब प्रश्न 35 को देखेंगे। प्रश्न 35 में क्या है? दिया गया चित्र दे दिया गया कथा का जनन की किस विधि को दर्शाता है? इस चित्र को ही देख के पता चल रहा है ये क्या? बहुखंडन, बहुत खंड है इनके, यानी कि ये बहुखंडन विधि द्वारा जनन हो रहा है इनमें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखें। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ए निषेचन, बी परागन, सी अंकुरण, डी संलयन। तो क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन नंबर ए निषेचन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उसके बाद 37वें प्रश्न है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी थायरॉक्सिन। तो कौन सा हार्मोन करता है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों के युवावस्था के जो लक्षण है उनको कंट्रोल करने में यह हार्मोन मदद करता है, ये करता है कंट्रोल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है शोर स्थिरांक का मान क्या होता है? आपको शोर स्थिरांक का मान एकदम याद रखना है, बहुत VVI है कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अंतिम प्रश्न महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस के अंतर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा है मैं कि जल्दी ही आपके 5 सेट का सोल्यूशन जल्दी ही इस चैनल पर आपका करवा देंगे, और मैथ, साइंस, ऑल सब्जेक्ट का सोल्यूशन, मॉडल सेट का सोल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए आप चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।